हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। मैं अनिल साहू। आज मैं आपके लिए बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 के डीएससी कोर इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में यूनिट 3 भारत के साथ चीन की भागीदारी के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें। दोस्तों, मैं आप सबके लिए आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन सेमेस्टर 6 का वीडियो बना रहा हूँ, जो आप लोग को 2 दिन बाद मेरे चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरा सभी वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद। चलो दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक पे बात करते हैं, जो हमारा भारत चीन के साथ भागीदारी वाली टॉपिक है। इसमें दोस्तों मैंने सबसे पहले प्रस्तावना लिखा है। भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय जगत में दोनों देशों का उदय 2 घनिष्ठ मित्रों के रूप में हुआ। चीन की जनता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहानुभूति रखती थी तथा भारत ने 1949 में चीन की कम्युनिस्ट क्रांति का स्वागत किया था। सोवियत रूस और रूसी खेमे में शामिल देशों को छोड़कर भारत पहला ऐसा देश था जिसने चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता दी। आज़ादी के पूर्व भी भारत और चीन में औपनिवेशिक काल में कई संवाद देखने को मिलते हैं, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की चीन यात्रा का वर्णन बहुत ही प्रमुख है। इसके अलावा चीन जापान युद्ध के दौरान भारतीय मेडिकल मिशन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कोटनिस के योगदान को भी दोनों देशों के रिश्तों में अहम स्थान प्राप्त है। आज़ादी के बाद 1950 के दशक में भी भारत चीन सहयोग के आधार पर एक मजबूत एशियाई एकता का प्रयास किया था। आज भारत और चीन को विश्व की जनसंख्या के 1/3 भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं की तुलना करने का चलन सा बन गया है। इन 2 एशियाई महाशक्तियों के बीच अनसुलझा सीमा विवाद परस्पर शत्रुता का मूल कारण है। 1962 का सीमा युद्ध और तिब्बत विवाद का मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे इस टॉपिक में। जब भी हम चीन के साथ जो उनकी भागीदारी के ऊपर बात करते हैं, तो दोस्तों ये जो 2 मुद्दा है, ये बहुत अहम मुद्दा है चीन के साथ हम भारत के रिलेशन को देखने में। तो चलो दोस्तों, हम इन दोनों मुद्दे के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम तिब्बत के ऊपर बात करते हैं। तिब्बत भारत के उत्तरी सीमांत पर स्थित एक बहुत बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म से अनुयायी हैं। शताब्दियों से तिब्बत भारत और चीन के बीच एक मध्यवर्ती राज्य की भूमिका निभाता रहा है। 1914 में चीन के मंचू साम्राज्य का विघटन हो गया। इस मौके का लाभ उठाकर तिब्बत ने अपनी पूर्ण आज़ादी की घोषणा कर दी। तभी से तिब्बत की आज़ादी विवादास्पद रही है। 1949 में कम्युनिस्टों ने चीन की सत्ता पर अधिकार जमा लिया और तिब्बत को चीन का हिस्सा घोषित करते हुए उस पर भी कब्जा करने की कोशिश की। 1950 में चीन ने पूरी तरह तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1954 में भारत ने तिब्बत पर चीन के कब्जा को स्वीकार कर लिया। तिब्बत के परस्पर चीन और भारत के बीच जो समझौता हुआ, उसमें इन 5 सिद्धांतों को रेखांकित किया गया। तो दोस्तों 1954 में जो पहले तो दोस्तों चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, लेकिन
तिब्बत दोनों देशों के बीच एक अहम भूमिका निभाता था। दोनों देशों की जो बॉर्डर के बीच में है तिब्बत, और जो इनका जो तिब्बत पे जब चीन ने कब्जा किया तो उस समय तो भारत ने उसका विरोध किया था, लेकिन 1954 में भारत ने तिब्बत पर चीन के कब्जा को स्वीकार कर लिया और उसमें 5 सिद्धांत रेखांकित किए गए। एक है एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरे है एक दूसरे पर आक्रमण न करना। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा, एक दूसरे के लाभ के लिए काम करना। और पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ये 5 सिद्धांत को दोस्तों हम पंचशील सिद्धांत में भी देखते हैं। जो हमारे देश के जो पंचशील सिद्धांत है उसमें इन्हीं 5 सिद्धांतों को पंचशील का नाम दिया गया। 1958 में कम्युनिस्ट शासकों की निरंकुशता की वजह से तिब्बत में सशस्त्र विरोध हुआ। जब दोस्तों ये जो तिब्बत पे कब्जा किया था चीन ने, तो भारत ने भी उसके कब्जे को स्वीकार कर लिया 1954 में। लेकिन ये धीरे धीरे इतना उग्र होता चला गया कि 1958 में वहाँ चीन के जो शासक थे वो इतना क्रूर निरंकुशता की वजह शासन किया वहाँ पे, इतना क्रूर था वो कि जिसके वजह से तिब्बत में शस्त्र विरोध हुआ, जिसे चीन की सेना ने शक्ति से कुचल दिया। स्थिति इतना बिगड़ गया कि तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक नेता दलाई लामा ने 1959 में भारत में शरण ली। वहाँ की स्थिति इतना बिगड़ गया था कि वहाँ के नेता को भाग के भारत आना पड़ा था, और उसके जब नेता भाग के भारत आए थे तो उसके साथ बहुत सारे तिब्बतीय लोग भी वहाँ से छोड़ के भारत में शरण लिया था। अब देखते हैं दोस्तों 1962 का सीमा युद्ध। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद के कारण 1962 का युद्ध हुआ और दोनों देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक लंबा विराम लग गया। चीन केवल तिब्बत पर कब्जा करके ही संतुष्ट नहीं था। चीनियों ने भारत की सीमाओं तक पक्की सड़क बना ली और भारत के कई इलाके, लद्दाख का अक्साई चीन वाला क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा ठोक दिया। 20 अक्टूबर 1962 को नेफा और लद्दाख प्रदेश पर चीन ने भीषण आक्रमण कर दिया। हालांकि भारतवासी इतने जबरदस्त प्रहार के लिए तैयार नहीं थे। परिणाम स्वरूप हमारी काफ़ी भूमि चीन के अधिकार में चली गई। 21 नवंबर 1962 को युद्ध तो रुक गया, परंतु दोनों देशों के संबंध आज तक सामान्य नहीं हो पाए। चीन लगातार बॉर्डर विवाद को जीवित करता रहता है, जिससे आपसी संबंध को अक्सर ठेस पहुंचते हैं। दोस्तों, जो चीन की जो 1962 में जो हमला किया था उसको हम एक तौर पे धोखा के तौर पे देखते हैं, एक तौर से, क्योंकि जो चीन का जो हमारा रिश्ता था उस समय वो बहुत ही सामान्य था। हम एक दूसरे को भाई के समान मानते थे। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जो एक नारा दिया था, हिंदी चीनी भाई भाई का, तो इसी सिद्धांत के हिसाब से हम लोग कर रहे थे। लेकिन जब चीन के मन में तो कुछ और ही वहाँ पे चल रहा था और इसीलिए चीन ने हमला कर दिया। जब से चीन ने हमला किया तब से लेकर के आज तक की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, आज तक चीन के साथ भारत का रिलेशन सुधरा नहीं है। हालांकि कई आर्थिक व्यापार के मुद्दों पे तो कुछ रिलेशन हम देख सकते हैं कि ठीक ठाक चलता है, लेकिन सांस्कृतिक और वहाँ का जो बॉर्डर एरिया का जो हमारा संबंध है वो बहुत ही ख़राब है। और कुछ दिनों में तो हमारे चीन के साथ व्यापार का भी संबंध बहुत ही टकराव में रहा है। जैसे कि हम डोकलाम विवाद को देख सकते हैं। डोकलाम विवाद जो हुआ था दोस्तों हाल ही में, इसमें भारत ने चीनी कई कंपनियों पर बैन लगा दिया था, जिससे चीन को सीधी आर्थिक नुकसान हुआ था। इसके कारण चीन भी बौखला गया था और दोनों देशों के रिश्ते की थोड़ा सा कड़वाहट से हो गए। द्विपक्षीय संबंधों में
सामान्यीकरण की प्रक्रिया राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988 के बाद शुरू हुई। ये दोस्तों 1962 जो युद्ध हुआ था तो उसमें तो हमारा बिल्कुल जो उसके साथ जो वार्तालाप था, चाहे वो राजनीतिक तौर पे हो या चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे किसी भी तौर पे हो, हमने बिल्कुल बंद कर दिया था। इंडिया वाले ने बिल्कुल बंद कर दिया था, चीन से कोई मतलब नहीं रखना। लेकिन जो द्विपक्षीय संबंध जो है वो सामान्यकरण भी, ये तो नहीं है दोस्तों कि हम किसी के साथ आजीवन भर बोले ही नहीं या कुछ और ना करें, कुछ एक हरकत एक टाइम पे हरकत की वजह से तो हम नहीं ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा देश के प्रधानमंत्री है, हमारी जो नीति क्या है, विदेश नीति सबका साथ सबका विकास का, ये नैतिकता पर आधारित है। हम हमेशा से सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो युद्ध हुआ भी था तो भी हम 1977 में जब वहाँ पे अपना दूतावास फिर से खोले थे तो उस टाइम से हमारे रिश्ते थोड़े से सुलझने ठीक हुए। और ये सामान्यकरण की प्रक्रिया राजीव गांधी की चीन यात्रा से आरंभ हुआ था दोबारा से। 1999 में तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन का दौरा किया। इस दौरे में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को धमकी न देने के वचन को दोहराया। 1 जनवरी 2002 में चीनी प्रधानमंत्री रोजंगी भारत आए। भारत चीन के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए। 2008 में जब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चीन का दौरा किया तब द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हो गया, क्योंकि दोनों देशों के बीच 21वीं सदी तक साझा दृष्टिकोण घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। ये दोनों देशों के बीच शांति और समृद्धि के लिए सामरिक और सहकारी साझेदारी विकसित करने पर आधारित था। देखते हैं दोस्तों कैसे चीन की 1962 के बाद जो चीन के रिश्ते में जो सुधार आया हम वो यहाँ पे दर्शाया है इस वीडियो यहाँ पे। देखते हैं दोस्तों आगे। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सितंबर 2014 में भारत की यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच 16 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जब दोस्तों हम देखते हैं कि 2014 से प्रधानमंत्री मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जब से चीन के साथ कुछ भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जैसे आर्थिक क्षेत्रों में जो हुआ था। इसमें दोस्तों जो चीन के 2014 में ही चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी भारत के दौरे पे आए थे। उनके दोनों इन दौरे में 16 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री जी ने चीन की यात्रा की। दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समय भी देखते हैं दोस्तों कि जैसे कि दोनों देशों के नेता एक दूसरे के देश में आ रहे हैं और कई समझौते कर रहे हैं, तो इससे हमारे रिश्ता क्या होता है, थोड़ा सा मजबूत होते हैं। तो 2015 में भी जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब चीन की यात्रा की, तो दोनों देशों के रिश्तों के बीच कई समझौते हुए, जिसके प्रमुख मुद्दा था स्पेस को अपग्रेड नहीं स्पेस को ऑपरेशन आउटलाइन स्पेस को ऑपरेशन आउटलाइन। ये को दोस्तों वहाँ के चीनी भाषा में कुछ लिखाता है, ये जो कुछ भी है उसको दर्शाया है। स्पेस को ऑपरेशन आउटलाइन पर भी सहमति बनी। ये जो हमारा 2015 और 20 का तक चला था दोस्तों ये। हालांकि कोरोना काल और डोकलाम विवाद के कारण भारत ने चीनी कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसके कारण व्यापार घाटे में कमी देखने को मिली। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी बताया था, ये डोकलाम विवाद जो हुआ था और कोरोना का काल जो चल रहा था, इसमें भारतीय कंपनियों ने सुरक्षा को हवाला दे करके कई चीनी कंपनियों पर बैन लगा दिया था, जिससे सीधी तौर पे चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचा था। अब निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों। उपयुक्त व्याख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत और चीन अंतर्राष्ट्रीय जगत में घनिष्ठ मित्र के रूप में उदय हुआ, परंतु दोनों देशों के बीच का संबंध निराशाजनक रहा, जिसका मुख्य उदाहरण 1962 में चीन युद्ध है। चीन हमेशा अपने विवादास्पद की नीतियां पर चलता है और अपने पड़ोसियों के साथ भी उनका अच्छा संबंध नहीं है। उसका मुख्य उदाहरण है ताइवान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया और
आदि देशों के साथ सीमा विवाद चल रहा है चीन का। भारत और चीन के संबंध कुछ दशकों तक के बाद 1998 में सुधार हुआ और व्यापारिक आर्थिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए, परंतु बॉर्डर विवाद भारत के साथ चलता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप गोलवान घाटी का हमला जिसके परिणाम स्वरूप गलवान घाटी का हाल घटना हुआ। इस पर भारत ने भी कड़ा जवाब देते हुए चीनी की कई कंपनियों पर प्रतिबंध लगा लिया और वर्तमान में चीन के साथ बॉर्डर विवाद मुख्य मुद्दा है। हम देख सकते हैं दोस्तों कि भारत और चीन के रिश्ते में कभी भी अच्छा पहलू नहीं आया है। इसमें दोस्तों भारत और चीन के संबंध में हम इतना ही ज़्यादा तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों। जैसे आर्थिक संबंध हो गया, हमारा सैनिक संबंध कैसा हो। सैनिक संबंध में तो सीधा है दोस्तों कि सैनिक के साथ हमारे कभी भी उनके साथ कोई भी अच्छा संबंध नहीं रहा है चीन के साथ। और आर्थिक संबंध बहुत मजबूत है हम दोनों के बीच, क्योंकि हमारे दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो काफ़ी चलता है, बहुत व्यापार की समझौते हुए हैं और काफ़ी मोटा व्यापार खुला हुआ है दोनों देशों के बीच। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और वीडियो लाइक करना। दोस्तों मैंने पहले भी जैसे बताया है कि मैं इस पे आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन पर जो अपना आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मेरे ये जो वीडियो है वो काफ़ी लोगों तक पहुँचे और वो आसानी से अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सके। धन्यवाद दोस्तों।